BJP's crisis manager, the Prime Minister's go-to man, and someone who has transformed also the Petroleum Ministry in his previous avatar, Mr. Dharmendra Pradhan. Really appreciate your time. Thank you so much for coming on our platform of Rising India. Since we are talking today, just few hours back, the dates for Karnataka elections have been announced, and I cannot stop but ask you a question on that for a simple reason, sir, that you're also Karnataka in charge of the BJP. You may very well say that the BJP is known to buck the trend, but एक statistics है जो मैं आपको बताऊंगी. 2004 से कर्नाटका ने हमेशा हंग हाउस दिखाया है और 1985 से कभी भी कोई रूलिंग पार्टी वापस नहीं आई है. आपने हमेशा कंजर्वेटिव नंबर दिया है. इस बार आपका कर्नाटका का क्या नंबर है? मारिया जी, आपने मेरे को एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया. आप तो एकदम सीधा पॉलिटिक्स में ही चले गए. कर्नाटक में 2013 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत मिली थी. होंग असेंबली नहीं हुई थी. कर्नाटक में इस बार जिस प्रकार की माहौल में पिछले एक महीने से देख रहा हूं और वहां लोगों को मिलके मेरा जो समीक्षा हो रही है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सरकार की दायित्व में लौटेगी. इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है. और मैं एक ही बात कहूँगा कि दूर से और आज भी इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस में विशेष करके 2014 के बाद यानी मोदी इम्पैक्ट के बाद जो नई ट्रेंड आई है उसको थोड़ा आज भी एनालिसिस उसको ठीक से समझना चाहिए. ये जो ट्रेंड को बदलना, दोबारा नहीं जीत पाना, एंटी इनकम्बेंसी, 2019 प्रूव किया एक प्रो इनकम्बेंसी की वॉल्यूम क्या हो सकता है. आज अभी अभी संपन्न जो चुनाव हुआ, इलेक्शंस हुआ, उसमें से मैं एक स्टेट का नाम कोट करूंगा, त्रिपुरा. त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली दोबारा जीती है. नागालैंड जैसे राज्य में हमको एक बहुत बड़ी स्पेस मिला है. ये सब भारत की नई पीपुल्स मैंडेट, नया ट्रेंड दिखने को मिलता है. कर्नाटक में तो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार की ट्रस्ट लेवल है और वहाँ की सरकार पिछले 5 साल में हमने येदियुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी के नेतृत्व में चलाया, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, वोट देंगे. हमें कोई उसमें से दुविधा में हम नहीं है. सर, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज किया जाएगा और ये फ्रेज भाजपा ही का है, अमित शाह जी ने बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो बार बार इस पे दोहराते हैं. फिर ये 4% का जो मूव हुआ है वो क्यों हुआ है कि वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटी को दिया जाए और 4% जो मुसलमानों के साथ था बैकवर्डनेस से रिलेटेड. तो was there a scientific study that was done to make this move? साइंटिफिक स्टडी देखिए, सदर्न इंडिया की सिचुएशन थोड़ा अलग है रिगार्डिंग रिजर्वेशन. कई दशकों से, विशेष करके पिछले 2-3 दशकों में जिनको रिजर्वेशन सदर्न इंडिया में मिला है, विशेष करके आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस इलाका में सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कम्युनिटी, इसकी एक मांग उठी थी. कर्नाटक में तो एक कमीशन विद जस्टिस सदाशिव जी के नेतृत्व में कमीशन भी पिछले दिनों में बैठा था. कर्नाटक में 32% ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया जा रहा था. रिजर्वेशन देश में किसको दिया जाएगा उसकी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, संविधान सभा में हुई थी. रिजर्वेशन भारत की सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था को देखते हुए रिलीजियन आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे दिया जाएगा, ये निर्णय हुई थी.
पिछले दिनों में कर्नाटक में राजनीतिक उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को पिछड़े बना के उनको रिजर्वेशन देने की काम किया गया था। हमने उसको सेटराइट किया। उनको हमने इन दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अदर देन SC, ST, OBC जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ग्रुप है, इनके अलावा जो लोग हैं उनमें से भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो, इसके दायित्व हमने लिया है, उसकी इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी बनाई, उसमें माइनॉरिटी उसमें कन्वर्ट होंगे। जो अनोमली था उसको सेटरेट किया गया है। और इसके कारण आज देखिएगा कर्नाटक की सामाजिक जीवन में बोम्मई सरकार की, बीजेपी सरकार की इस निर्णय का एक आधा व्यक्ति और अनुष्ठान को छोड़ के सर्व समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। सब प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, थोड़ा छुप छुप के कांग्रेस कर रही है कि इसको हमारी विरोध है। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि आपका ये कहना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, उसका कर्नाटक में वो फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन और कर्नाटक के चुनाव की नतीजा 13 मई को आ ही जाएगा। इससे पहले तो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था भारत जोड़ो की समय में। उस समय में गुजरात की चुनाव हुआ, उस समय में उसके बाद पोस्ट भारत जोड़ो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ। CPM और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े त्रिपुरा में। इसकी नतीजा हम सबके सामने है। कुछ लोगों के मन में ये एक धारणा है हमारा लिए एक अलग IPC बने, हमारा लिए एक अलग कानून व्यवस्था हो। ये मेरे अभिमत नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है। उस पार्टी के जिम्मेवार नेता कहते हैं उस खानदान के ऊपर कैसे केस हो सकता है। आप भारत की IPC को चैलेंज करोगे, उसमें आप गुनहगार साबित होगे, जुडिशियल प्रोसेस में आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो आप एंटाइटलमेंट के आधार पे आपकी खानदानी अधिकार जताओगे। देश में तो डेमोक्रेसी आ चुका है। लेकिन ये एंटी OBC का जो आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी OBC हैं, एक पूरा कैंपेन चलेगा पूरा देश भर में, तो अगर इफ यू फील दैट राहुल गांधी हैज नो इम्पैक्ट देन व्हाई दिस कैंपेन? नो विषय उन्होंने OBC समाज को गाली दिया था, एक वर्ग का नाम लेके कहा था, अपशब्द लगाया था जो भारत की कानूनी व्यवस्था में गुनाह है। इसी के कारण उनके ऊपर केस हुआ। OBC समाज को उन्होंने गाली दिया था। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट की सामने माफी मांगना पड़ा उनको। इस बार भी जो असेसमेंट, जो खबरें आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कोर्ट उनको कहने वाला था कि आप माफी मांग के यहां से निकल सकते हो, लेकिन जो एरोगेंसी है, जो अहंकार है, हम कैसे माफी मांगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक जाति को गाली दोगे, और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो। हम ये ना भूले 2013 की AICC की कॉन्फ्रेंस के समय में मणिशंकर आयर जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। तब मोदी जी को लीडर करके घोषित किया, इनकी नेतृत्व में हम लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की रिएक्शन क्या था? ये आए, हमारे वहां चाय बेचे, हम उनको स्टॉल बनाने के लिए स्थान दे देंगे। ये फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। आप भारत की, आपके खानदान के अलावा अब जिस कानून पे ये फंसे हैं, उन्हीं की पार्टी जब 2014 तक दायित्व में था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, मनमोहन सिंह जी की विदेश दौरा था, उन्हीं की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, कैबिनेट में उसको अप्रूव भी किया था। उस ऑर्डिनेंस को युवराज साहब ने नॉनसेंस कह के फाड़ा था, आप लोगों के सामने फाड़ा था। अभी कपिल सिब्बल जी इसके ऊपर लेख भी लिखे हैं। कि देखो, समय कुछ नहीं छोड़ता है किसी को।
आपकी जो माइंडसेट है, देश में सभी के लिए सभी अधिकार समान है, कानून सबके लिए समान रहेगा, ये भारत के सब नागरिकों को मंजूर है, उनके खानदान को मंजूर नहीं है, उनकी चापलूसकारों को मंजूर नहीं है, उनकी गुमास्ताओं को मंजूर नहीं है। चलिए अब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हैं। वो तो सारे सवाल थे कर्नाटका इंचार्ज से। आपने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी टॉट द करेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर द न्यू education policy, that is the NEP. It's been 3 years now, 2.5 years. How much of that has been implemented? And how much pressure are you facing from your own ideologues who are saying that there has been a delay in projecting this corrected version of history? मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने इसको नहीं कहा था, ना आज भी कहूंगा। हम बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। मैं आपको, आप बिहार से आते हो, आप जिस जिले से आते हो उस जिले से, जिस जोन से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है बाबू वीर कुंवर सिंह, आप जानते हैं उनको? जी। क्या देश जानते हैं उनको? कर्नाटक में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था। एक नदी में वो नाव चला रहा था, अंग्रेज गए कि हमको नाव पार करो, उन्होंने कहा कि आप फिरंगी हो, आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, उन्होंने गोली मार दिया। उनके बारे में देश को मालूम नहीं होनी चाहिए? आलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल व्यक्ति आंध्र में विशाखापट्टनम इलाका में जनजातियों के अंदर एक क्रांति खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। वीर सुरेंद्र साय लंबे समय तक जेल में रहे, मध्य प्रदेश की। इनके बारे में आज देश कितना जानता है? तो देश क्यों नहीं जान पाया? अब गलत जगह पे पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं उनको बताना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे लंबी लकीर खींचेंगे, सबको इतिहास की पन्ने पे लाएंगे, इसको सारे पाठ्यक्रम में ऑफिशियल रिपोजिटरी में लाएंगे। किसी भी चीज को मिटाया नहीं जाएगा, अधिक चीजों को जोड़ा जाएगा। इसी में सब लोगों की सहायता चाहिए। देश की आजादी जो आज हमारी, हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा हुए, आज हम बैठे, 75 साल की जर्नी हो चुकी है। ये अनेक लोगों की बलिदान पे, अनसंग हीरो की बलिदान पे उपलब्ध हुई है। नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर रहे केरला के। कुछ सीपीएम के मित्र मेरे को मिलने आए कभी, शिक्षा मंत्री और हमारे पार्लियामेंट के कुछ मित्र, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशन है शिक्षा नीति में। मैंने पूछा क्या रिजर्वेशन किया आपके बारे में? मैं जानता हूं आपकी सरकार ने नारायण गुरु के बारे में बहुत अच्छा शोध और अध्ययन किया। मैं उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में लाना चाहता हूं, आपकी आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आपका अमेल कहां है? अमेल कुछ नहीं है। देखो, इसको एक छोटे दृष्टि से मत देखिए। बाकी रहा एनईपी की इंप्लीमेंटेशन की बात, ये बात सही है, एनईपी को 3 साल हो रहा है। 2020 जुलाई में ये लागू हुआ था, लेकिन पहला साल कोरोना के कारण उसकी जिस तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज प्राइमरी एजुकेशन से, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक सारे वर्टिकल्स में पैरेलल काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स, अथॉरिटी, इसकी बेसिक रिफॉर्म, नई करिकुलम, नई सिलेबस, नई टेक्स्ट बुक, इस ओर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी नया फाउंडेशनल स्टेज की जो वर्टिकल हमने बनाई, पहली बार देश में भारत सरकार नीति बनाई एज 3। ये माना जाता है एज 3 से 8 के अंदर बच्चे की 85% मानसिक विकास हो जाती है। इसी एज को हमने फाउंडेशन स्टेज माना। पहली बार देश में प्री स्कूल फॉर्मल एजुकेशन शुरू होगी। खेल, गाना, स्टोरी टेलिंग, ये माध्यम रहेगा शिक्षा की। अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर नन्ही कली को प्रस्फुटित करवाएंगे। इसकी पाठ्यक्रम हमने पिछले फरवरी 20 को लोकार्पित कर दिया। जादुई पिटारा जी,
कई सारे खिलौना, कई सारे स्टोरी, कई सारे लोक कथा, ये सारे को उसकी हिस्सा बनाया गया। क्लास 1 और 2 की किताब जल्दी बाजार में आ जाएगी। 2024-25 की 23-24 की एकेडमिक ईयर में नई पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी और हमारी टारगेट है 2024 में दिसंबर तक बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी KG 1, 2, 3 एंड क्लास 1 to 12 ये सारे एजुकेशन के लिए टेक्स्ट बुक बन जाए। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आप समझा रहे हैं वो एक what we have seen is that the policies being drafted by people who are perhaps very grounded, जो ज़मीनी जिनको पहचान है और जिनको पकड़ है। तो क्या वो पहले नहीं था कि जो आप जो बोल रहे हैं जादुई पिटारा, जिस तरह से आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं था? Do you think there is a shift and this shift is only because New Delhi has changed? The policy makers have changed, their approach has changed. मैरिया जी, मैं उस अनहेल्दी कंपटीशन में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ जो विद्वान बैठे हैं, आप और हम जो बैठे हैं, हम उस शिक्षा पद्धति से यहाँ पढ़ के आए हैं, वो गलत था, ये बिल्कुल कतई मैं कहने का दुस्साहस नहीं करूँगा। लेकिन आज चैलेंज और बड़ा है, समय के हिसाब से उसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और ऊपर लेवल पे ले जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हमको प्रभावित करती है। पहले हमारी घर में एक स्कूटर होती थी तो 15 साल चलती थी। आज हमारे घर में उसी मूल्य का, उसी वैल्यूएशन की मोबाइल फोन साल में 3 बार बदल चुकी है। नया टेक्नोलॉजी के साथ, नया फीचर के साथ आ जा रहा है। ये सारा चीजों में पहले हमारे बच्चों को चैट जीपीटी की चुनौती नहीं था। आज चैट जीपीटी आ चुका है। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करेगा या मशीन लर्निंग काम करेगा, ये अभिभावकों के मन में द्विधा आई है। पहले आपके घर में बच्चों की सामने स्क्रीन टाइम की कोई चैलेंज नहीं था, मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ की कोई इशू नहीं था, आज इशू बना है। ये सारे के लिए जो नई अप्रोच चाहिए, 21st सेंचुरी ज्ञान की सदी होने वाला है, नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगा। और जिस सिविलाइजेशन के पास, जिस सोसाइटी के पास इन-डेप्थ नॉलेज होगा, गहरा ज्ञान प्रभाव होगा, विरासत में जिनको बहुत संस्कार मिला होगा, जो दूर को देखने वाला शक्ति जिस समाज में होगा, वही समय को पकड़ सकता है। हमारी कन्विक्शन है, भारत उस सारे गुण की अधिकारी है। विश्व कल्याण के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करेगी, दुनिया की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को, हमारे भारत में इस बार वैक्सीन बना, सिर्फ भारत को सहायता नहीं किया, दुनिया को मदद किया। ये हमारी शिक्षा नीति की अभी की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। धर्मेंद्र जी, एक स्टैटिस्टिक्स है और ये रीसेंट रिपोर्ट आया है that 8 lakh students travel abroad for higher education every year and spend $28 billion, which is 1% of our GDP. Of this, $6 billion are fees that go to foreign universities. This is about 45,000 crore, which is adequate capital to start several institutions. What's the government thinking about it? भारत सरकार अपनी मौजूदा इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उनको और ऑटोनॉमी दे के उनकी रेवेन्यू बढ़े, इसकी चिंता कर रही है। भारत में एक समय था एल्यूमिनी एंडाउमेंट की कल्पना नहीं थी। आज हमारी कई इंस्टीट्यूशंस में पुराने विद्यार्थी करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने इंस्टीट्यूशन को बड़ा कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी प्रायोरिटी में अपने अपने स्टेट के पास है। प्राइवेट पॉलिसी रिफॉर्म करके हमने हमारी भारत की प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटी में आने के लिए मौका दिया। इन दिनों में, पिछले दिनों में बहुत सारे ग्लोबल स्तर की इंस्टीट्यूशन भी हमारे वहाँ इमर्ज किया है। इससे ऊपर उठ के एनईपी ने कहा कि हमें हमारी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए हमारी बच्चों को विशेष करके टेक्नोलॉजी में, स्टेम में, लीगल फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, फिनेंशियल वर्ल्ड में अपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनवाइट करनी चाहिए। हमने पॉलिसी रिफॉर्म किया। भारत में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी आके हमारी गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने वाले हैं। अगले शिक्षा वर्ष में उनका पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा।
Sir, धीरे धीरे ये इकोसिस्टम बनेगी। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन की विद्यार्थी हैं और ये जीआर के 27% है। जीआर इसको आने वाले चंद सालों के अंदर उसको 50 करना है। मोर इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, whether they will come from inside or they will come from outside. Our policy will have to facilitate quality institutions to our students. Sir, since you're talking about the ambitious institution of eminence, which was envisaged by your government in 2017, under which 20 institutions, 10 government and 10 private, were to be given sweeping autonomous powers. Why no MOUs have been signed? That's a question that is being asked. देखिए, पिछले जब एनईपी आए नहीं था, प्री एनईपी एरा में राइटली सरकार की लीडरशिप ने सोचा हमें थोड़ा रिफॉर्म भी करना चाहिए, कुछ संस्थाओं को हम ऑटोनॉमी देनी चाहिए। एक प्रोसेस रन थ्रू करवाया गया, कुछ लोग एप्लीकेंट बने, कुछ लोगों को सिलेक्शन करवाया गया, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्टेटस दिया गया, उसकी भी अनुभव 3-4 साल का हो गया है। कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी मान्यता दिया गया है। उस समय में तय किया गया था कि जिस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मान्यता भी दिया जाएगा उनको फंडिंग भी दिया जाएगा। हमारा डीयू, आईआईटीज कुछ हैं, जेएनयू है, उनको फंडिंग किया जाएगा। पिछले 3 दिन में भारत के एक प्रमुख अखबार ने इस सारे का अनुभव लेके एक सीरीज छपाया है। मैं 2 विषय उसमें कहना चाहूँगा कि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी दिया गया है उसकी अनुभव भी हमारे सामने है। हमने उस समय में क्या प्रोमिस किया था, हम कहाँ तक पहुँचे। इस बीच में हायर एजुकेशन कमीशन एक नया इंस्ट्रूमेंट हम लोगों की एजेंडा में है। नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमें कैसे पॉलिसी अनबंडल करके ऑटोनॉमी और ज़्यादा दिया जाए। उन इंस्टीट्यूशंस की कंसल्टेंसी, उस इंस्टीट्यूशंस की परामर्श भी हम लेते हैं। एक बड़ा फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने कहा कि हमने नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमने कैसे सारे इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग बढ़े। पहले कॉर्पोरेट फंडिंग ऑन R&D ये एक बहुत प्रायोरिटी की विषय नहीं था। आज ही सुबह कोई बड़ा इंडस्ट्री प्लेयर हमें मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि हम लॉजिस्टिक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एडवांस रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास 25 इस स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन है, आप इसमें से इन्वेस्ट करो, आपको ही फायदा होगा। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा है, अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें कुछ बचत कर पाएंगे ये सबके लिए फायदा होगा। मूल विषय है कि भारत की उद्योगों को, भारत की इंडस्ट्री को हमें मौका देना पड़ेगा एकेडेमिया में, एकेडमिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ये इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता है। एनईपी उस प्रकार की बातों को रेकमेंड किया है। आप जो आईओई के बारे में बात का, आईओई को मानिए एक पायलट एक्सपेरिमेंट हुई थी, कुछ इसके अच्छे अनुभव आए, कुछ उसके अनुभव को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। Since there are concerns and you talk about quality education, 41 Indian universities, 7 more than last time, have made it to QS World University Rankings 2023. But none of them figure in global top 150. Why is it that when it comes to quality education, despite IITs and other institutions have so much name, they make, the products of these institutions make so much money, but when it comes to these rankings, do you think there is a need to revisit these rankings? आपके वहाँ टीआरपी की बीच बीच में विवाद चलता है कि नहीं चलता है? देखिए, जो क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग 2 इंटरनेशनली एक्नॉलेज रैंकिंग मैकेनिज्म है। मूलतः 2 प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है और मैंने दोनों की असेसमेंट करके मेरा जो समझ बना पाया, क्यूएस में रैंकिंग करने में एक कंडीशन है कि आपके वहाँ X नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट होनी चाहिए। एक समय था कि अफगानिस्तान के बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट हमारी कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते थे। जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई, वो लोग आ नहीं रहे हैं। हमारी देश में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ क्यूएस रैंकिंग में, रिसर्च में ग्लोबल टॉप रैंकिंग में हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। कुछ सेगमेंट में हम पीछे इसलिए जाते हैं कि हमारे पास
उस प्रकार की फैसिलिटी फॉर फॉरेन स्टूडेंट नहीं है। यही एक प्रमुख कारण है हमें पीछे रहने के लिए। हम इन दिनों में भारत में हमारी एक इंडिजिनस रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाए, इंडियन नेशनल फ्रेमिंग NIRF, इंडियन फ्रेमिंग रैंकिंग फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, उसी को हम लोग जोर दे रहे हैं। QS और टाइम्स दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन यही है, ये हमें नहीं मानते हैं। सर उसकी क्वालिटी की थर्मामीटर वही एक होनी चाहिए, ये नहीं मानते हम। सर NEP पे क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु इज वन स्टेट विच इज कॉन्स्टेंटली opposing a lot of ideas that have been proposed by the government of India, and one view which was shared by the state's higher education minister was that best things in NEP will be implemented. This entire debate around Hindi push. देखो मारिया जी, मैंने शिक्षा ऐसा एक विषय कि मैं उसमें विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं। आप जबरदस्ती का विवाद लेके आ रहे हो, कोई विवाद नहीं है। 4-5 राज्यों की एक सियासी आपत्ति है। मैं तमिलनाडु से लेके पोन मोदी वहाँ का शिक्षा मंत्री है, हमारे अच्छे मित्र हैं, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब है, उनसे भी मैंने चर्चा किया है। जो तथाकथित राज्य एक बाकी रहा हिंदी, शायद आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने कहा भारत में सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। तमिल भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, असमिया भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, ओडिया, मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, ऑल आर नेशनल लैंग्वेज। हमारी देश में पिछले 75 सालों में लैंग्वेज को कॉन्ट्रडिक्शंस में रखा गया। NEP कह रहा है कि लैंग्वेज शुड कॉम्प्लीमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। हमने काशी तमिल संगमम इसीलिए आयोजन किया। हिंदी हार्टलैंड में हमने तमिल भाषाभाषी भाई बहनों को बुला के दोनों की सिविलाइजेशनल लिंक के बारे में प्रमोट किया, कोई अलग नहीं है। इसलिए सियासी आपत्ति कोई करे वो उनके जगह पे ठीक है, उनको करने भी देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत तो प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। लोग उसको लेने की माइंडसेट में 21वीं सेंचुरी में न्यू जनरेशन नहीं है। आज आप देखो एक गाना खूब पॉपुलर हो गई है, अभी इन दिनों में ऑस्कार तक पहुंच गया है, नाटू नाटू। कौन सी भाषा में है ना? आप समझते हो ना, मैं समझता हूं, सब सुनते हैं। अभी किसने कहा कि टेक्सला वाले उसी म्यूजिक पे एक अच्छा शो करवाए। So आपका फेवरेट सिंगर कौन है? There is a side of Dharmendra Pradhan that people don't know about. देखिए मेरे राज्य में एक अक्षय महांती एक सिंगर है, मैं उनका ज्यादा पसंद करता हूं सुनना। He is the Kishore Kumar of Odisha. Yes, he is the Kishore Kumar of Odisha. Given your multiple commitments and your travel plans, कभी आप उड़ीसा में हैं, कभी कर्नाटका में, how much time do you get with your family? उनको ठीक रखने के लिए पूरा समय दे देता हूं। And you know, who's your favorite actor and which is the last web series you watched? टीवी देखने का मौका मिलता है? हाँ, मैं नेटफ्लिक्स इन दिनों में अभ्यास किया है, अभी उसको भी देखता हूँ। और फेवरेट एक्टर तो हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन ही है, हम उससे उतरे नहीं है अभी तक। प्रेजेंट जनरेशन में कोई नहीं पसंद है आपको? नहीं, सब पसंद है। ये जो पत्रकारों की एक लिमिटेशन है ना मारिया जी, आप हाँ या ना, अरे बीच में भी तो हो सकता है, अरे बीच में भी तो हो सकता है, रैपिड फायर में भी इन बिटवीन भी तो है ना। ये तो आपने बोला नेटफ्लिक्स का अभ्यास कर लिया आपने, तो उसमें कौन कौन से
सीरीज देख ली. अजय सब चीज क्यों बुलवाते हो? उसका भी थोड़ा राज रहने दो. Last question. How far is the BJP from power in your home state of Odisha? देखिए, आज भारत में मैंने कहा कि 2014 इज ए पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत में एक नई एरा शुरू हुई है. भारत की बड़े तबके की लोगों की, विशेष करके वंचित वर्गों की रोज विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बढ़ रहा है. और आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 92% है. 8% कहाँ है सर? अभी छोड़ो, फिर मैं कहा कि सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए. Mr. Pradhan, really appreciate your time. Please wait with us because Thank you. there are certain felicitations that you have to do, sir.